हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए एक नई टेस्ट सीरीज की शुरुआत। क्योंकि इससे पहले आप लोगों को टोटल मैंने 19 टेस्ट कंप्लीट कराए हैं और वो 19 टेस्ट आपके ध्येय आईएएस कोचिंग के थे, जो 17 मार्च को पेपर पोस्टपोन होने के बाद जो 27 अक्टूबर के लिए नई तरीके से डिजाइन किए गए ध्येय आईएएस कोचिंग के, और उनके पूरे पूरे मैंने आपको टेस्ट पेपर करा दिए हैं, फुल टेस्ट जिसे हम लोग कहते हैं। कुछ पेपर सब्जेक्ट के भी थे, बाकी मैक्सिमम आपके फुल टेस्ट थे। और बहुत अच्छा आप लोगों का फीडबैक मुझे उस पर मिला कि सर ये टेस्ट सीरीज बाकी हेल्पफुल है, या मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को काफी पसंद आया, या उससे आप लोगों के काफी इंप्रूवमेंट हुए कॉन्सेप्ट और फैक्ट की नॉलेज को इंटरकनेक्ट करने में। और कल मैंने आप लोगों को बताया भी था जब मैं टेस्ट नंबर 19 करा रहा था कि एक टेस्ट और आएगा, वो रहेगा टेस्ट नंबर 20। उसके बाद हम लोग यूपी पीसीएस के जो मेंस के पेपर थे, जो आप सामने देख पा रहे होंगे कि घटना चक्र की ये पुस्तक है, और इसमें आप देखोगे जो मेंस के परीक्षा प्रश्न पत्र थे, जब आपका 2012 से 2017 तक के हमने पेपर लिए हैं, क्योंकि 2017 के बाद मेंस आपका रिटन फॉर्म में होने लगा, उससे पहले आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ये पेपर होता था। तो इस पेपर को भी मैं आपको कराऊंगा, जिससे क्या होगा कि जो मेंस में प्रश्न आते थे उस दौरान, वो अब प्रीलिम्स के लेवल के हो गए। तो कई बार होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर में कि आपको मेंस के भी प्रश्न पढ़ने होते हैं। हालांकि घटना चक्र शॉर्ट नोट्स या घटना चक्र पूर्वालोकन में आप लोगों को पूरे पेपर मिलेंगे, लेकिन वहां पे क्या होता है, चैप्टर वाइज होता है। यहां आपको ईयर वाइज मिलेगा कि हर साल में कितने कितने प्रश्न कौन कौन से टॉपिक से मेंस में भी आए थे। तो ये आपकी एक अच्छी तैयारी के लिए एक नया अचीवमेंट, या यूं कहें कि एक नया जो है कि इनिशिएटिव शुरू किया गया। तो चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और आज ही इसकी मैं पूरी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वीडियो के नीचे लिंक दिया गया, वहीं पर इसकी पूरी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। बाकी सारे टेस्ट पेपर करते रहो, रिवीजन कैसे करना उसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, आप लोग जरूर देखा करिए, कि ताकि आप समझ पाए कैसे उसका रिवीजन हो सकता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहां पर आप देखेंगे इसके बारे में 1 सेकंड या 1 मिनट और लूंगा मैं, और बता दूं आपको कैसे करना है। देखो, यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2017 पहला पेपर और सेकंड पेपर, इसमें 2 पेपर होते थे उस समय, ऑब्जेक्टिव जब होता था। पहले पेपर में आपको समय था ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री देखने को मिलेगी, लेकिन जब हम सेकंड पेपर की बात करेंगे तो वहां पे आपको साइंस देखने को मिलेगी, इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगा, और कुछ सेक्शन आपका विविध या मिसलेनियस भी देखने को मिलेगा। साथ में कुछ रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन थे। तो हम क्या करेंगे, पूरे जीएस वाले पोर्शन को कवर करेंगे। एक एक दिन जो है कि पेपर 1 पेपर 2 करेंगे, 150 क्वेश्चन होते हैं, सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है वो लोग इस चीज को समझ जाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, और पहला ही क्वेश्चन आपका भारतीय इतिहास से संबंधित रहेगा पूरा। लिख रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित हैं। अब देखो, पूरी टेस्ट पेपर में इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को नहीं मिले होंगे जो प्रैक्टिस सेट हमने किए हैं। इवन की पीवाईक्यू जब आप उठाओगे तो कई बार होता है मेंस के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो अगर इस सीरीज के माध्यम से आपको 5 से 6 प्रश्न भी अगर पूरे रिपीट मिल गए, तो ये समझो आपका 5-6 प्रश्न बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स करेगा, जो आपकी नैया पार करेगा। तो यहां पूछा जा रहा हुविस्क, कनिष्क, समुद्रगुप्त और अगाथोक्लिज। अब देखो, ये नाम भी हो सकता है पहली बार आपने सुना होगा। तो यहां पे अफगानिस्तान के ए खानम के अगाथोक्लिज के सिक्के पर प्राप्त हुए, जिन पर वासुदेव कृष्ण भगवान को कहा जा रहा है, और संकर्षण आपके उनके बड़े भाई बलराम या बलदाऊ का चित्र अंकित है। तो डी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि यहां पर बहुत सारी अपडेट मैं आपको देता रहता हूं। साथ साथ में जो भी आपकी क्वेरीज होती है उसके भी रिप्लाई आपको मिलते हैं, चाहे वीडियो के कमेंट सेक्शन में देख सकते हो या फिर आप टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। अब यहां पर जो ऑप्शन दे रहा है आपको कि झंझावात के देवता, यानी कि जो मेघ गर्जन, बादल, इन सभी के लिए जो वर्षा वगैरह होती थी, तो इसके लिए इंद्र को ही देवता माना जाता है। कई बार होता था कि ऋग्वेद में इनकी पूजा की जाती थी कि भगवान इंद्र बारिश करा दें, या फिर आपने गीता में, या यूं कहें कि जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के दौरान भी देखा होगा कि भगवान इंद्र के लिए प्रार्थना की जाती थी, या फिर गोवर्धन पर्वत को उठा लेने की कहानी, जिसमें इंद्र को ही वर्षा या झंझावात का देवता माना जाता था। पापियों को दंड देते थे, इनका काम नहीं था। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक, यानी कि ऋत के व्यवस्थापक, जो ऋतस्य गोप जिनको कहा जाता है, वो भी इनकी जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि वो वरुण की थी। और आगे देखते हैं वर्षा के देवता, तो ये वही हो गया झंझावात, यानी आंधी तूफान वर्षा, और ये हो गया। तो 1 और 4 अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब क्योंकि यूपी पीसीएस में क्या हो रहा है, कंपटीशन ज्यादा हो रहा है, इसीलिए पेपर का जो लेवल है थोड़ा हार्ड करते जा रहे हैं। हर साल आप देखोगे 2022-23 में, तो 24 में भी इस तरीके के प्रश्नों से आप रूबरू रहेंगे, चीजों को समझते रहेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा।
देखते हैं यहाँ पे व्याख्या। इंद्र के यानी ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसमें इसे 250 सूक्त समर्पित हैं। यानी ऋग्वेद के जितने भी सूक्त हैं टोटल, उनमें से तो 250 सूक्त केवल ऋग्वेद में इंद्र भगवान के लिए दिए गए। और यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा, आंधी, तूफान का देवता भी माना जाता था। इंद्र को वृत्तासुरहांगता यानी कि वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पुरभिद यानी किले को भेदने वाला, किले को तोड़ने वाला, और सोमापा यानी सोम का अत्यधिक पान करने के लिए, क्योंकि सोम आज वर्तमान की दारू या शराब हो गई, एक तरीके से वो नशीला पदार्थ था, सोमरस जिसको हम कहते हैं। सतकृति अर्थात 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जाना जाता है। तो ये यहाँ पे इंद्र के कुछ पर्यायवाची कह दो या समानार्थी कह दो या इनके अन्य नाम भी हैं। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक वरुण को कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई है, लेकिन इससे स्पष्ट होता है कि इंद्र पापियों को दंड भी देते थे। हालांकि विकल्प में 1, 2, 4 न होने के कारण ही 1 और 4 ज्यादा उपयुक्त है, इसीलिए मैंने ऊपर आपको पापियों को दंड के संबंध में कुछ नहीं बताया। तो ये चीजें हैं। अब जैसे यहाँ पे एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं इन व्याख्याओं को न पढ़ के डायरेक्ट, जिस प्रकार से मैंने आपको 19 टेस्ट पूरे कराए हैं अपनी नॉलेज के साथ और जो इसके एक्सप्लेनेशन के साथ, लेकिन वहां पे क्या होगा, आपके दिमाग में आएगा कि सर आपने व्याख्या नहीं पढ़ी, हो सकता है व्याख्या में कुछ और नया बिंदु निकला है, नए पॉइंट निकला है, इसलिए मैं यहाँ पे व्याख्या भी पढ़ूंगा। जो जरूरी नहीं होगी उसको स्किप कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहां पर देखते हैं कि कुमारगुप्त का जो प्रथम अभिलेख है, मतलब कुमारगुप्त प्रथम का एक अभिलेख है मंदसौर अभिलेख। क्या है? मंदसौर अभिलेख हो गया। पतिक की बात करेंगे तो इनका एक तक्षशिला अभिलेख प्राप्त हुआ है। प्रभावती गुप्ता का देखिए उदयगिरी गुहा लेख से, या उदयगिरी की जो पहाड़ियां थी जो आपके उड़ीसा में, यहां से कोई भी इनका लेख नहीं प्राप्त हुआ है। समुद्रगुप्त की बात करेंगे तो यहां से इनका एक ऐरण अभिलेख प्राप्त हुआ है, यानी समुद्रगुप्त का एक ऐरण अभिलेख भी प्राप्त हो जाता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं सर ऐरण अभिलेख तो इनका नहीं है, तो मैं बता दूं कि ऐरण अभिलेख में क्या होता है, कई सारे शासकों के नाम हैं जिसमें समुद्रगुप्त के शासक का भी नाम उल्लेखित है। चलिए देख लेते हैं आगे। क्योंकि ऐरण अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का है, और उसी में सबसे पहले सती प्रथा का वर्णन देखने को मिलता है। लेकिन भानुगुप्त के पूर्वज ही तो थे समुद्रगुप्त, तो कहीं ना कहीं अपने दादा परदादा का भी नाम इंडिकेट कर दिया जाता है, इसीलिए उसमें नाम इनका मिलता है। तो कई बार एग्जामिनर आपको फंसाने का प्रयास करता है, तो कभी ये क्वेश्चन डाउट में मत रखना कि ऐरण अभिलेख तो केवल भानुगुप्त का था। अरे जिस प्रकार से समुद्रगुप्त का आपने प्रयाग प्रशस्ति पढ़ी होगी, उस पर आपको समुद्रगुप्त का नाम मिलता है, अशोक का नाम मिलता है, जहांगीर का नाम मिलता है, तो कैसे मिल रहा है मुगल शासन का? तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उन नामों पे और भी उत्कीर्ण किए होंगे। ठीक वही रहता है। कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये मिलान हो गया। पतिक की बात करें तक्षशिला अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा लेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का मिला, प्रभावती गुप्ता का नहीं मिला है। और समुद्रगुप्त की बात करेंगे तो ऐरण अभिलेख, मुख्य रूप से ऐरण अभिलेख की बात करेंगे तो भानुगुप्त का है जिसमें सती प्रथा का उल्लेख था, लेकिन इनका भी जिक्र मिलता है। और साथ ही साथ प्रभावती गुप्ता का उदयगिरी से कोई अभिलेख नहीं मिला है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ जो हड़प्पा कालीन शहर थे उनसे कुछ प्राप्त साक्ष्य, उनके बारे में मिलान करेंगे। हड़प्पा से आपको क्या देखने को मिलेगा? तो हड़प्पा से आपको समाधान मिलता है जो कि R37 के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा रावी नदी के तट पे विकसित शहर था, ठीक है। और लोथल की बात करें तो यहाँ से गोदी लिखा हुआ है, जबकि इसे गोदीबाड़ा कहा जाता है, डॉकयार्ड कहा जाता है। और 3 युगल समाधियां भी मिलती हैं यहाँ से, और फारस की मोहरें भी मिलती हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि भारतीयों का फारस से भी क्या था, व्यापार होता था। तो लोथल किस पे? भोगवा नदी के तट पर है, गुजरात के खंभात की खाड़ी में। कालीबंगा की बात करेंगे तो यहाँ से एक नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है। और मोहनजोदड़ो से बात करेंगे तो यहाँ से नहीं, यहां से दोस्तों नर्तकी की मूर्ति नहीं है, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया। कालीबंगा से मिला हुआ है जुता हुआ खेत, तो ठीक है। और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिलती है, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे सही ऑप्शन हो गया आपका 1, 2, 4, 3, यानी हड़प्पा से समाधान R37 जो कि रावी नदी के तट पे है। और उसके बाद अच्छा, इसे हड़प्पा सभ्यता भी क्यों कहते हैं? इस पूरी सभ्यता में जिस पहले शहर की खुदाई की गई वो था हड़प्पा, और इसी वजह से इस पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई थी, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। और लोथल, गोदीबाड़ा, कालीबंगा से जुते हुए खेत और मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति मिली है। अब यहाँ पे आपके लिए कॉमेंट सेक्शन में मैं प्रश्न छोड़ता हूं कि कालीबंगा किस नदी के तट पे था और आज किस राज्य के अंतर्गत ये आता है, ये जरा आप लोग बताइएगा, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने करवा रखी हैं। तो कुछ कुछ चीजें आप बताते रहोगे तो आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो भाई मेगास्थनीज किसका था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और वो मौर्य वंश में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। और इसने एक पुस्तक लिखी थी, क्या था उस पुस्तक का नाम? इंडिका नाम था।
तो ये किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के सम्राट में आया था। अब यहाँ पे देखिए मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया एक यूनानी राजदूत था। ये ध्यान रखना कि यूनान से आया हुआ था और इसके पूर्व अराकोसिया के क्षत्रप के राजदरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। तो जो अराकोसिया था, जो यूनानी शासक था, तो वहां पे क्षत्रप वंश का राजदरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया मेगास्थनीज ने, और भारत में उसने जो कुछ भी देखा उसे अपनी इंडिका पुस्तक में लिख दिया था। और साथ ही साथ इसने यह भी लिखा था, जो कई बार प्रश्न बनता है, कि भारत में दास प्रथा मौजूद ही नहीं थी, जबकि दास प्रथा दोस्तों पहले से ही मौजूद थी। तो ये इसका वर्णन थोड़ा सा गलत लिखता है ये खुद। तो ये प्रश्न कई बार बनता है कि क्या अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज क्या भारत में दास प्रथा थी या नहीं थी? तो इसके अकॉर्डिंग तो नहीं थी। हालांकि इसने भारतीय समाज को 7 विभिन्न वर्गों में बांटा था, जिसमें कारीगर थे, दार्शनिक थे, तो इस तरीके के राजा वगैरह, तो ये 7 वर्गों में भी ये बांटता है। आगे बात करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास से भी कुछ प्रश्न आए थे। पहले हम 2017 का कर रहे हैं, फिर 2016 का करेंगे, फिर 2015 का करेंगे। तो इससे आपका थोड़ा मेंस के भी क्वेश्चन और अच्छे से तैयार हो जाएंगे। देखो जितना अधिक इस समय आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, आपके टॉपिक बार बार रिवीजन होंगे, बार बार क्वेश्चन रिवीजन होंगे, बार बार फैक्ट रिवीजन होंगे, तो तैयारी और बेहतर होगी। फिर एग्जाम में किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं रहेगा, क्वेश्चन भूलने की समस्या नहीं होगी। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी? गुरुमुखी क्या है? सिखों की एक अपनी भाषा है, गुरुमुखी लिपि जिसे हम कहते हैं। तो गुरु अंगद ने शुरू की थी। यहाँ पे गुरुमुखी पंजाबी शब्द गुरामुखी से बना है, जिसका अर्थ होता है गुरु के मुख से निकली हुई वाणी। तो गुरुमुखी लिपि की वर्णमाला का सृजन दूसरे सिख गुरु अंगद द्वारा 16वीं शताब्दी में गुरु ग्रंथ साहिब लिखने के लिए प्रयुक्त किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास क्या थे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कृषि को उन्नत किया था? नहीं। सिर्फ सामंतों या दरबारियों को फायदा पहुंचाया? नहीं। बहुत सफलता प्राप्त की और शासक को जनमानस ने दूर किया, जनमानस से दूर किया? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो अलाउद्दीन खिलजी के ये प्रयास थे, उससे क्या वो बहुत ज्यादा सफलता मिली बाजार कीमतों को, और उसका जो मुख्य उद्देश्य था कि पूरी दुनिया को जीतने का, इसलिए वो सिकंदर सानी की उपाधि भी लेता था। वो सिकंदर से प्रभावित था, बेबीलोन के सिकंदर से, कि वो चाहता था जिस प्रकार सिकंदर पूरी दुनिया जीतने निकला था, मैं भी दुनिया जीतूंगा। इसी उपलक्ष्य में उसने सिकंदर सानी की उपाधि ले ली। हालांकि वो जीत नहीं पाता दोस्तों, लेकिन उसको लगता है कि एक बहुत बड़ी सेना रखूंगा, स्थायी सेना रखूंगा, तो मैं अपने अभियान में इस सेना का प्रयोग करूंगा। लेकिन उस सेना के ऊपर खर्च ना करना पड़े ज्यादा, इसीलिए उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को शुरू किया था। डिटेल पढ़ लेते हैं इसकी, जो जानकारी मिलेगी इसमें। अलाउद्दीन का आर्थिक सुधार एक बड़ी सेना का भरण पोषण करना, कालाबाजारी को रोकना और विद्रोहों पर अंकुश लगाने के लिए भी था। और इन सब के लिए सुल्तान ने बाजार में मूल्य नियंत्रण के लिए कई नियम और प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति कर दी थी। उसने मलिक कबूल को साहना ए बाजार अधीक्षक या साहना ए मंडी भी कई बार आता है प्रश्न में, तो मलिक कबूल को कहा था, और उसको मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सहायक और विस्तृत अधिकार भी दिए, जिससे नियमों को उसने बड़ी कठोरता से लागू किया, जिसका परिणाम हुआ कि मुनाफा और खोरी और कालाबाजारी बंद हो गई। मैंने तो दोस्तों ये तक भी पढ़ा है मिडवल हिस्ट्री में कि इसके बारे में ये कहा जाता था कि अगर इसके शासनकाल में किसी भी बाजार नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत किसी भी व्यापारी ने अगर आपका 100 ग्राम अगर कोई अनाज या कोई वस्तु कम तौली है, तो 100 ग्राम मांस निकाल दिया जाता था उसके पैर का, कि भाई तूने गलत क्यों तौला। तो ये व्यवस्था इसने टाइट कर रखी थी। नेक्स्ट है आपका सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोही विभाग किससे संबंधित था? तो ये कृषि से संबंधित था। और इसके संस्थापक कौन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक साहब थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की, और इस विभाग का मुख्य कार्य था कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर उसकी भूमि कृषि के कार्य के अधीन लाना था। यानी एक सब्सिडी देकर, एक तरीके से ऋण देकर, ये सुविधाएं देने के बाद किसानों की जो है कि उन्नति होगी, किसानों की कृषि अच्छी होगी, तो साम्राज्य की भी उन्नति होगी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? तो यह भी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के जो 4 प्रसिद्ध कार्य होते हैं, राजधानी परिवर्तन होता है, कराची अभियान होता है, सांकेतिक मुद्रा होती है, ये 3-4 जो अभियान है ये कई बार होता है। राजधानी स्थानांतरण होता है, दिल्ली से दौलताबाद लेके जाता है। तो ये 4-5 स्टेटमेंट जो होते हैं आप लोग याद रख लेना, क्रम वाइज जो है कि इसको सेट कर लेना। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल क्रांतिकारी योजनाओं के लिए जाना जाता है, जिसमें उसकी प्रमुख योजना मुद्रा व्यवस्था से संबंधित थी। सुल्तान ने तांबे और इससे मिश्रित कांसे के सिक्के जारी किए, और जिनका मूल्य तत्कालीन जारी चांदी और सोने के सिक्के के बराबर कर दिया। अब हुआ क्या कि जो गरीब लोग भी थे, जो निचले तबके के लोग भी थे, जो कम पैसे के लोग भी थे, उनके पास तो तांबा और कांसा आराम से था, तो उन्होंने घर में ही टकसाल खोल दी
एक इतिहासकार हैं बदायूनी, मैं जहां तक कंफर्म हो पा रहा हूं, अगर आप लोग क्लियर कर पाएंगे तो बताना। शायद बदायूनी ने यह कहा था कि उस समय हर घर में टकसाल खुल गई थी, क्योंकि जब आपको यह कह दिया जाए कि सोना चांदी सिक्का नहीं रहेगा, अब मुद्रा रहेगी तांबा और कांसा, और हर व्यक्ति के घर में तांबा था, सबने ठोक पीट के मुद्रा बना ली और नकली मुद्रा का चलन शुरू हो गया, इसलिए इसकी ये योजना विफल हो गई। जिसे सांकेतिक मुद्रा का ऐसा प्रयोग करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक भारत का पहला सुल्तान था, और यह योजना बाजार में अव्यवस्था उत्पन्न होने के कारण असफल हो गई। क्योंकि बाजार में बेटा जो मुद्रा होती है उसका तभी वैल्यू रहता है जब सबके पास होती नहीं है, बस कम रहती है तभी। अगर आपको कहते हैं कि हर घर में आप अपनी करेंसी छाप लो, तो आप हर रोज जो है कि मर्सिडीज खरीदोगे, हर रोज आईफोन खरीदोगे, और ऐसे में क्या होगा, सबसे बड़ा नुकसान होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी कोलैप्स कर जाएगी। तो यही बात उस समय भी थी। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो यहाँ पे अमीर खुसरो की बात करेंगे। अमीर खुसरो ने जो है कि जो भारतीय पर्यावरण था, भारत की प्रकृति थी, उसका वर्णन करता है, और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य भी थे। जब इन्हें पता चला कि निजामुद्दीन औलिया जो इनके गुरु थे, जिनके आकस्मिक निधन हो गया, इन्होंने उस अवसाद में आने के बाद इतना मतलब जो है कि इनको दुख हुआ कि अगले दिन इन्होंने भी अपना शरीर छोड़ दिया, और दोनों लोगों की ही कब्र निजामुद्दीन औलिया दरगाह में स्थापित की गई, दिल्ली में ही। इन्होंने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का काल भी देखा था। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी या हिंदुस्तानी शैली की जन्मदाता है। कई बार पूछा था ना आपसे प्रश्न कि हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है, तो ये भी देख लीजिए। और खुसरो स्वयं को तूतीय हिंद यानी कि हिंदुस्तान का तोता या हिंदुस्तान की आवाज भी कहा जाता है। और अमीर खुसरो की रचनाओं का महत्वपूर्ण तत्व उनका भारतीय पर्यावरण के इर्द गिर्द रचनाओं का आविष्कार है। और कौन सी इसके लिए रचना की थी इन्होंने? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11 नंबर को, कि कृषि को समन्वित करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे जाता है? तो ये गयासुद्दीन तुगलक को जाएगा, क्योंकि 13वीं सदी के थे। ठीक है, हालांकि इससे पहले आपको एक और अभिलेख मैंने पढ़ाया था, जो कहाँ से मिला था? कलिंग से मिला था, उड़ीसा से मिला था, याद होगा अगर मैंने टेस्ट पेपर में कराया है, बिल्कुल। तो उससे भी नहर खुदवाने के पहले प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 13वीं सदी की बात कर रहा है, तो जिस समय गयासुद्दीन तुगलक का शासन था, और तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषकों की स्थिति सुधार करने के लिए अनेक प्रयास किए। इसने मुकद्दम और खूतों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए। ये खुद मुकद्दम कौन थे? ये वही व्यक्ति थे जिन्हें आज हम बिचौलिया कहते हैं। हालांकि इसकी समाप्ति अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी कि ताकि जो बिचौलिए लोग हैं, जो व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, ये हट जाएं, लेकिन फिर से तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक ने इसे वापस अधिकार दे दिए। और साथ ही साथ गयासुद्दीन ने लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग किया, और बटाई का प्रयोग फिर से आरंभ कर दिया। ऋणों की वसूली को बंद करवा दिया। भू राजस्व की दरें 1/3 किया। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया, और सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था सिंचाई के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि ऐतिहासिक व्यक्तियों के कुछ काल क्रमानुसार आपको संयोजित करना है। अगर आप देखोगे कि वत्सराज, महिपाल, महेंद्रपाल, नागभट्ट में, तो ये हो जाएगा। सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे वत्सराज महोदय, जो देखने को मिलेंगे 775 से 800 ईस्वी के आसपास। फिर आएंगे नागभट्ट द्वितीय, ये आपको 800 से लेकर 833 तक मिलेंगे। फिर महेंद्रपाल प्रथम देखने को मिलेंगे, और फिर सबसे लास्ट में मिलेंगे महिपाल। तो यहाँ पे पूरी व्याख्या दी गई है, आप ईयर वाइज यहाँ पे देख सकते हो, और कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भीमसेन जो कायस्थ थे, इनकी जो पुस्तक है वो है तारीख दिलकुशा है। चंद्रभान ब्राह्मण की बात करेंगे तो इन्होंने चहार चमन लिखी थी। साथ ही साथ ईश्वर दास नागर की बात करेंगे तो इन्होंने फतुहात ए आलमगिरी लिखी थी, फतुहात ए आलमगिरी। और सुजान राय भंडारी ने खुलासत उल तवारीख लिखी थी। क्या लिखी थी? खुलासत उल तवारीख। अब चलते हैं आधुनिक भारत के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। क्या है प्रश्न? अनुऔद्योगिकरण, यानी कि जिसे हम कहते हैं औद्योगिकरण के खिलाफ, औद्योगिकरण, यानी कि किसी भी प्रकार से भारत को औद्योगिकरण की शुरुआत नहीं देखने को मिली। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ की गई, और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज करा दिया। तो भाई 1813 तक जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, एकमात्र यही कंपनी थी जो ब्रिटिश की कंपनी, जो भारतीयों से व्यापार करती थी। लेकिन 1813 के चार्टर में क्या किया गया कि सभी कंपनियों को अनुमति दे दी गई यूरोप से आकर भारत में व्यापार करो। केवल चाय और चीन के साथ व्यापार करने की इसकी मोनोपोली थी, जो 1833 में वो भी समाप्त हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति तेजी से होने लगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन दोनों ही सही होंगे। भारत में अनुद्योगीकरण की प्रक्रिया 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार पर
एकाधिकार समाप्त करने शुरू हुई। और यद्यपि कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पे अभी भी मोनोपोली या एकाधिकार मौजूद था। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने रह गए थे इसको। फिर आगे देखते हैं अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई। तो देखिए चौरी चौरा की अगर हम घटना की बात करेंगे तो ये 5 फरवरी 1922 को हुई थी, ठीक है। दांडी मार्च की बात करेंगे तो ये शुरू हुई थी आपकी 1930 में। गांधी इरविन समझौते की बात करेंगे तो 1931 में हुआ। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की बात की गई थी 1932 में, कम्युनल अवार्ड। तो सबसे लास्ट में यही घटना हो जाएगी सांप्रदायिक निर्णय वाली। नेक्स्ट यहां पर देखिए मिलान करने के लिए दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या 2 ऑप्शन तो यहां दिए, 2 ऑप्शन आगे दिए, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर की पे चलते हैं। यहाँ पे चारों ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। यहां देखोगे, यहां पर देखेंगे रेलवे आयोग 1901 जो कि थॉमस रॉबर्टसन के अध्यक्ष थे इसके। अकाल आयोग 1899 का, ये एंथनी मैकडोनल्ड इसके अध्यक्ष थे। सिंचाई आयोग 1901 में कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ इसके अध्यक्ष थे। और पुलिस सुधार आयोग 1902 एंड्रयू फ्रेजर। एक जानकारी ये भी ले लो कि ये सभी लॉर्ड कर्जन के दौरान ही आयोग गठित किए गए थे, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही ये सभी गठित किए गए थे। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए दिल्ली षड्यंत्र केस से अमीर चंद इसमें शामिल थे, बिल्कुल सही बात है। काकोरी षड्यंत्र केस से अशफाक उल्ला खां साहब भी सम्मिलित थे जिनको फैजाबाद में फांसी दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस से बाघा जतिन के नाम से जाने वाले जतिन बाघा या जतिन दास जी भी शामिल थे। लेकिन नासिक षड्यंत्र केस जो 1908 में हुआ था ये इससे संबंधित नहीं थे दोस्तों, ठीक है। रास बिहारी बोस की अगर हम बात करते हैं तो इनका संबंध दिल्ली षड्यंत्र केस से था, जो गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान चले गए थे और वहां जाके ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ काम करने लगे थे। तो डी वाला गलत हो जाएगा कि नासिक षड्यंत्र केस से ये संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया। और इसके नेतृत्व में किसके, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। क्योंकि आपको पता है कि 1919 के दौरान ही खिलाफत आंदोलन को भी जो है कि शुरू करने की बात की जा रही थी। तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों को एक साथ गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया और इसीलिए यह प्रश्न पूछा गया है। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रारंभ किया गया सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया। इसमें होम रूल लीग भी थी और खिलाफत आंदोलन भी और सत्याग्रह सभा। भारतीय आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफल रहने के बाद 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। और इस नारे से इतना प्रेरित हुए हमारे सुभाष चंद्र बोस जी कि उन्होंने आईसीएस की नौकरी यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की नौकरी छोड़ दी और कहा कि 1 साल में स्वराज प्राप्त हो जाएगा। हालांकि प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी की दोबारा नौकरी नहीं लगी। बात आगे करेंगे, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ये मदुरै से थे, क्योंकि कल्लार दक्षिण भारत के मुदी राजा यानी मधु राजा समुदाय से संबंधित थे। और ब्रिटिश भारत में कल्लार जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। यह जनजाति दक्षिण भारत के मदुरै क्षेत्र में पाई जाती थी। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे मिलान करना होगा, यानी कि सबसे पहले सबसे बाद में क्रिप्स मिशन की बात करेंगे तो ये 1942 में आता है, मार्च 1942 में। अगस्त प्रस्ताव की बात करेंगे तो लॉर्ड लिलिथगो लेके आता है इस प्रस्ताव को और इसको 1940 कहते हैं। नेहरू रिपोर्ट की बात करेंगे तो 1928, बेवेल प्लान की बात करेंगे तो 1945। तो ये आपका क्रम हो गया बी ऑप्शन, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट 1928 जो कि मोतीलाल नेहरू जी के नेतृत्व में आती है। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिलिथगो लेके आते हैं जिसमें डोमिनियन स्टेट्स देने की बात करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग मिल जाए। क्रिप्स मिशन फिर दोबारा आता है भारतीयों का सहयोग लेने के लिए 1942 में। और बेवेल योजना जो कि राजनीतिक और संवैधानिक गतिरोध को दूर करते हुए इन्होंने कहा था कि वायसराय का पद और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट कर्नल का पद छोड़कर सारे पद भारतीयों के रहेंगे और इसमें हिंदुओं और मुसलमानों की सीटें बराबर रखी जाएंगी। तो ये भी बेवेल प्लान भी फेल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 21 को अगर हम देखें तो यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा विलय किए गए स्थान की बात की जा रही है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन्होंने संभलपुर को 1849 में विलय करा दिया था, सतारा को 1848 में विलय करा लिया था, अवध को 1856 में विलय कराया और साथ ही साथ झांसी को 1854 में विलय करा दिया। और ये पूरी प्रक्रिया किसके दौरान चली थी? लॉर्ड डलहौजी के दौरान चली थी। लॉर्ड डलहौजी ने इसे व्यापकगत सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से, उत्तराधिकार अधिनियम के माध्यम से या फिर अवध का कुशासन के आरोप लगाकर इसे आपस में क्या किया? ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करा लिया। तो कुल मिला के क्रम भी कई बार पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो सबसे पहले तो तभी बताओगे ना जब आपको सभी घटनाओं के बारे में तिथिवार यानी कि डेट के हिसाब से पूरी जानकारी रहेगी। अगर आप देखोगे मेरे दोस्त, तो लॉर्ड लिटन का जो दिल्ली दरबार था, भाई दिल्ली दरबार कौन सा? जब ब्रिटिश की महारानी आती है यहाँ पे, याद है आपको 1876 का एक्ट जिसमें ब्रिटिश की महारानी को साम्राज्य घोषित कर दिया था भारत का, उस समय दिल्ली दरबार कौन आयोजित कर रहा था? लॉर्ड लिटन आयोजित कर रहा था। तो यहाँ पे ये तो घटना उस समय की हो गई 1877। चलिए संथाल विद्रोह की बात करेंगे, ये 1857 की क्रांति के पहले आपने सुना होगा, तो 1855-56 ले लेते हैं। चलो, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो महाराजा रणजीत सिंह के साथ होता है, ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह के साथ, तो 1845-46 में होता है। फिर इल्बर्ट बिल विवाद जो कि लॉर्ड रिपन लेकर आते हैं, और इस विवाद में क्या कहा जाता है, लॉर्ड रिपन एक प्रपोजल लेकर आते हैं इल्बर्ट के नाम से, इल्बर्ट बिल, जिसमें होता है कि अंग्रेजों का मुकदमा अब भारतीय न्यायाधीश भी सुन सकते हैं क्योंकि वो योग्य हैं। लेकिन अंग्रेजों ने इतना विरोध किया और ये कहा कि ये असभ्य लोग हैं, ये जो है कि सांप सपेरों के देश में रहते हैं, ये हमारा भला गोरे लोगों का मुकदमा कैसे सुन सकते हैं। फिर फिलहाल मजबूरन जो है कि इल्बर्ट बिल को वापस लेना पड़ा लॉर्ड रिपन को, और यही विवाद तब से चला आ रहा था। और ये आपके 1882 भी आता है कहीं कहीं किताबों में और कहीं कहीं 1883 आता है, लेकिन इसकी जो सही डेट है वो 1882 रहती है। तो इस तरीके से आप इसके कालक्रम को देख सकते हो कि सबसे पहले एंग्लो सिख युद्ध रहता है। तो लॉर्ड लिटन का दरबार 1877 रहेगा, संथाल विद्रोह 1855-56 रहेगा, एंग्लो सिख युद्ध 1845-46 और इल्बर्ट बिल विवाद 1883-1882। क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। यहां पर पूछा जा रहा है, क्या पूछ रहा है कि 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भागलपुर के पास मेजर बरोज संथालों से लड़ाई में हार गया था, बिल्कुल सही है। गोक्को गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था, गोक्को जो एक नेता थे, यह भी सही है। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है, यह भी सही है। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था, तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर देखोगे क्या देखने को मिलेगा कि जुलाई यहाँ पे हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट सही है लेकिन चौथा गलत है। अब यहाँ पे अगर देखते हैं जुलाई 1855 में संथालों ने विद्रोह का बिगुल बजाया और कलकत्ता के मेजर बरोज और पुड़िया से सेना की एक टुकड़ी संथालों का दमन करने के लिए भेजी गई थी, जो भागलपुर के निकट पीर पैंटी के मैदान में संथालों से संघर्ष में पराजित हो गई। और बाद में विद्रोह का दमन किसने किया? कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया था। ये नाम जरा याद रखना, कई बार पूछा गया है कि कैप्टन अलेक्जेंडर ने कौन से महत्वपूर्ण विद्रोह का दमन किया, तो संथाल विद्रोह का ये दमन करता है। गोड्डा वर्तमान में झारखंड राज्य के अंतर्गत संथाल परगना में आता है। गोक्को यहाँ का एक महत्वपूर्ण नेता था और महाजन दीनदयाल भी शोषणकर्ताओं में शामिल था, यानी ये विरोध में नहीं था, ये संथालों के समर्थन में नहीं था, ये जमींदार था, अंग्रेजों का हिमायती था ये। और गंगा घाटी क्षेत्रों पर संथालों का वर्चस्व नहीं था, यह विद्रोह भागलपुर से वर्धमान तक फैल गया था। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न पे चलते हैं 24 पे। मेरा निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? तो देखिए असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण, अगर आप देखो कि खिलाफत का प्रश्न था 1919 में, पंजाब में अत्याचार हो रहा था जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और रॉलेट एक्ट भी आ चुका था। लेकिन नमक सत्याग्रह की बात करेंगे दोस्तों, तो ये तो खुद बाद में आता है ना, 1930 में आता है, ये कहां से पहले से तैयार हो जाएगा, ये तो बाद की पृष्ठभूमि है, इसीलिए बी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय जी की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें 2 अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। पहला क्या था कि खिलाफत मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण, जो कि उन्होंने तुर्की के खलीफा का साम्राज्य समाप्त कर दिया, और पंजाब के निर्दोष लोगों की रक्षा न कर पाने और उसे बर्बर व्यवहार करने वाले अपराधी अधिकारियों को दंडित करने में ब्रिटिश सरकार की विफलता, जिसमें आपका जनरल और डायर का भी नाम आता है। जबकि नमक कानून का संबंध तो जो है कि सविनावज्ञा आंदोलन 1930 में है, तो इस आधार पर आपका बी वाला गलत होगा। फिर यहाँ पे कुछ सूचियां हैं, मतलब कि समाचार पत्र और उनके संपादक, जैसे काल, ये कई बार पूछा था, ये परांजपे का था, तो शिवराम महादेव परांजपे इनका पूरा नाम याद कर लो, क्योंकि परांजपे ही केवल आपने याद किया होगा, मैक्सिमम बुक में यही मिलता है। बंगाली की बात करें तो एस एन बनर्जी यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने किया। सुधारक की अगर हम बात करेंगे, सुधारक की, तो ये हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले जी की है। और सोम प्रकाश आपका ये द्वारकानाथ विद्याभूषण की थी, ये भी मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट रही है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे दिया भी है इसकी व्याख्या में कि काल क्या होगा, शिवराम महादेव परांजपे, बंगाली सुरेंद्र बनर्जी, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? तो देखो कर्नल सेंट लेगर भी जुड़े थे, कर्नल वेलेस भी थे, और लेफ्टिनेंट
कर्नल गिब्स भी थे। तो देखो अब यहाँ पे क्या आपको सही करना है, ये किसी भी जगह नहीं थे मौजूद, उपयुक्त तो सभी हो जाएगा क्योंकि ये कोई नहीं जुड़ा है। कौन जुड़े थे? कैंपबेल थे, नील थे, आउट्रम थे, टेलर थे और जेफरसन नहीं अलेक्जेंडर थे। तो ये सभी नाम जुड़े हुए थे। ये तो पता नहीं कौन से नाम है, मैं तो जबरदस्ती कह रहा था, बस आपको देखना था। चलिए आगे चलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राप्त हुआ दोस्तों। पहली बार भारतीय नोबेल प्राप्त हुआ किसी भारतीय को 1913 में, और यह पुरस्कार उन्हें साहित्य की श्रेणी में दिया गया था और यह प्राप्त करने वाले में पहले भारतीय थे। और किस साहित्य के लिए दिया गया था? इनकी बहुत ही प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध एक रचना है गीतांजलि, इसके लिए दिया गया इनको गीतांजलि। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हें बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जानते भैया, तो बंबई त्रिमूर्ति यहां पे देखोगे फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी, इन तीनों लोगों को मिला के ही कहा जाता है। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी को बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता था। तीनों ने ही मिलकर 1885 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। कई बार पूछा जाता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता के साथ किन दो लोगों ने और मिलकर की थी, तो बदरुद्दीन तैयब और केटी तेलंग। नेक्स्ट देखते हैं, किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो पहला था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये आरसी मजूमदार साहब ने कहा था। ठीक है, और आरसी मजूमदार के इसी स्टेटमेंट को कई बार यूपीएससी ने और यूपीपीएससी ने मेंस आंसर राइटिंग के पेपर में पूछा है। भारत सरकार द्वारा आरसी मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था आजादी के बाद, परंतु सरकारी समिति से अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया तथा अपनी पुस्तक द सिपॉय म्यूटिनी एंड रिबेलियन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से वर्ष 1957 में प्रकाशित किया। मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये स्टेटमेंट यहां पर इन्होंने दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की, अर्थात कौन सी ऐसी कृति थी, तो बंकिम चंद्र चटर्जी साहब, जिन्होंने अपनी कृतियों में सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया। वो कौन सी कृति थी? आनंद मठ थी, बहुत ही प्रसिद्ध है ये इनकी कृति। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया। बंगाल में अंग्रेजी राज्य के स्थापित होने से, उसके कारण नई अर्थव्यवस्थाओं के स्थापित होने से जमींदार, कृषक और शिल्पी सभी नष्ट हो गए। 1770 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा। उसे तथा कंपनी की पदाधिकारियों की कठोरता को लोगों ने विदेशी राज्य की ही देन समझा और तीर्थ स्थानों पर आने जाने के विरुद्ध लगे प्रतिबंधों से सन्यासी लोग क्षुब्ध हो गए और सन्यासियों ने जनता से मिलकर कंपनी की कोठियों तथा लोगों पर आक्रमण किए। वॉरेन हेस्टिंग्स एक लंबे अभियान के पश्चात ही इस विद्रोह को दबा पाने में सफल हुआ था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था, तो ये हो जाएंगे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी, देखो अखिल भारतीय किसान सभा का जो पहला अधिवेशन था वो लखनऊ में हुआ था, 1936 में हुआ था, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती जी कर रहे थे। महासचिव के रूप में किसे चुना गया था? एनजी रंगा साहब को चुना गया था। अखिल भारतीय किसान सभा को जवाहरलाल नेहरू जी ने ही संबोधित भी किया था और स्वामी सहजानंद सरस्वती इस सभा के अध्यक्ष और एनजी रंगा जी महासचिव। लेकिन जब इसका दूसरा अधिवेशन होता है 1937 में फैजपुर में, तो ये पद बदल जाता है। फैजपुर में एनजी रंगा साहब को अध्यक्ष बना दिया जाता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को महासचिव बना दिया जाता है। नेक्स्ट आप देखोगे, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखी गई थी और 1875 में लिखी गई थी। प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखी गई। इस पुस्तक में उन्होंने अपने विचारों का वर्णन किया। उन्होंने 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था और जिसके लिए उन्होंने एक नारा दिया कि पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों कि इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी क्लास अपलोड होने के बाद। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे दिया गया, उसे सब्सक्राइब कर लेना और बहुत डिटेल से जो है कि आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। नेक्स्ट है 33 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे, तो देखिए इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, यंग इंडिया। अगर युगांतर की बात करें तो ये क्रांतिकारियों की पत्रिका थी जिसमें भूपेंद्र नाथ दत्त, बारिंद्र कुमार घोष और इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और नवजीवन के संपादक तो महात्मा गांधी जी ही थे। 34 प्रश्न है, निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में आरंभ किया गया था। ये मैंने आपको पढ़ाया था, समाचार चंद्रिका जिसे कहा जाता है।
राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में भवानी चरण बंदोपाध्याय ने 1822 ईस्वी में समाचार चंद्रिका पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। इससे पूर्व वे संवाद कौमुदी के भी संपादक थे। तो बात क्या थी कि भवानी चरण बंदोपाध्याय पहले राजा राम मोहन राय जी के समर्थन में ही रहते थे, लेकिन किसी मुद्दे पर आकर, स्पेशली सती प्रथा के मुद्दे पर आकर ये थोड़ा सा विरोध करने लगते हैं, क्योंकि भवानी चरण बंदोपाध्याय कहते हैं रूढ़िवादी थे। इनका मानना था कि जो सती प्रथा हो रही है वो चलनी चाहिए व्यवस्था, क्योंकि समाज के लिए आवश्यक है। लेकिन राजा राम मोहन राय जी महिला की स्वतंत्रता को लेकर और उसकी अस्मिता, उसकी पहचान को लेकर सती प्रथा का विरोध कर रहे थे। इस वजह से इन दोनों में टकराव हुआ और फिर आगे चल के इन्होंने लगातार राजा राम मोहन राय जी के विचारों का विरोध करना शुरू कर दिया था। तो ये स्टोरी है, और ये मैंने शायद अभी टेस्ट नंबर 19 या 18 में ही ये चीज पढ़ाई है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1878 में, जो कि लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में आता है। रॉलेट अधिनियम की बात करेंगे तो 1919 में आता है। वुड डिस्पैच घोषणा पत्र की बात करेंगे तो 1854 में आता है, जिसके तहत 3 प्रेसिडेंसियों में नए विश्वविद्यालय खोले गए। सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाया गया था 1829 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा एक कानून बनाया गया जिसकी धारा संख्या 17, कई बार पूछा था ना, धारा संख्या 17 के तहत। तो यहाँ पे देखो, सती प्रथा प्रतिबंध 1829, वुड डिस्पैच 1854, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 और रॉलेट अधिनियम ये आपका 1919। तो ये हो गया आपका। 36 नंबर पे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की थी? तो ये महात्मा गांधी जी इससे जुड़े हुए थे। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी जी ने की थी। फिर यहाँ पे घटनाओं का काल क्रमानुसार आएगा। क्या है? अगस्त प्रस्ताव किसने लेके आया था? 1940 में। क्रिप्स मिशन 1942 में। देसाई लियाकत समझौता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये एक तरीके से 1945 मान लिया जाता है, लेकिन ये वास्तव में था नहीं, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में रहा है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो अकाल था वो 1871-72 में नहीं आया था, बल्कि वो 10 साल और पहले आया था, 1860-61 में आया था। ठीक है, 1860-61 में। जबकि उड़ीसा, बंगाल, बिहार में अकाल 1865-66 में, मद्रास, मैसूर, हैदराबाद में अकाल 1876-78 और बंगाल में अकाल 1943 तो नहीं रह गई है। हाँ, सही है दोस्तों। ये बंगाल का बहुत ही खतरनाक अकाल माना जाता है। शायद 2-3 लाख लोग मारे गए थे इसमें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 39 नंबर देखेंगे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन महोदय थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन, जिसका कार्यकाल 1884 से 88 तक था। और उसने तो कांग्रेस की स्थापना पे एक मजाक भी किया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की ही बस संस्था है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं है? तो यहां पर अगर देखोगे ना, तो लगभग सारी संस्थाएं जो है कि कांग्रेस के पूर्व राजनीतिक मानी जाती है, जैसे द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता। अब अगर देखोगे, विचार करोगे, तो लैंड होल्डर सोसाइटी जो थी, जो बंगाल के जमींदारों ने मिलकर बनाई थी, वो कांग्रेस से बहुत पहले की स्थापना की गई थी। ठीक है, और दूसरी बात, वो कांग्रेस के विचारों से मतलब भी नहीं रखते थे, क्योंकि वो तो जमींदार के संरक्षक थे। तो एक तरीके से डी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हम व्याख्या पढ़ेंगे। सभी संस्थाएं कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाएं हैं, बिल्कुल। और लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1838 में, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852, द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 और द इंडियन एसोसिएशन 1876 में स्थापित हुई थी। तो कोई भी उत्तर सही नहीं हुआ इस तरीके से। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो कांग्रेस की स्थापना 1885 के ठीक पूर्व काल में लैंड होल्डर सोसाइटी अस्तित्व में थी ही नहीं, तब तक वो समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि 1851 में ही ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में इसका समाहन कर दिया गया था। किसमें कर दिया गया था? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में इसको समाहित कर दिया गया था, और जबकि अन्य संस्थाओं का अस्तित्व विद्यमान था। 41 पे आते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। अगर मैं जोनाथन डंकर की बात करूं तो इन्होंने 1784 में बनारस में संस्कृत स्कूल खोला था, जो कि पूरे भारत का पहला संस्कृत कॉलेज था। ठीक। और वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करेंगे तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं 1773 के एक्ट के द्वारा। ये एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल है जिसपे महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई थी इसको हटाने के लिए। ये एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल है। अब यहां पर हम देखते हैं भूगोल के प्रश्न, क्योंकि अभी तक हमने इतिहास के प्रश्न किए लगभग 41, और मैंने बताया था कि फर्स्ट पेपर में आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री मुख्य रूप से देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं।
गोंडवाना सेल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है। अधिकांश लौह धात्विक और अलौह अधात्विक खनिज धारवाड़ सेल से समूह से समित है। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों ही बातें सही है, लेकिन यहाँ पर कोई किसी की व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि एक धारवाड़ चट्टानों की बात कर रहा है जो साउथ इंडिया कर्नाटक वगैरह मिलती है, और एक गोंडवाना लैंड की बात कर रहा है जो आपके दामोदर में, कृष्णा में या फिर झारखंड वगैरह में मिलती है। तो बी ऑप्शन तो सही है, लेकिन व्याख्या नहीं मिल रही है। जैसे भारत में लगभग 90% से अधिक कोयला गोंडवाना सेल समूह में, या 90% या 95% तक आप जा सकते हो। अधिकांशतः लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ सेल तंत्र में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई किसी की व्याख्या नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे चारागाह या हिल स्टेशन को देखते हैं। जैसे बन्नी चारागाह की बात करते हैं, तो बन्नी चारागाह आपका गुजरात में होता है। बग्याल चारागाह, जैसे बग्याल पुग्याल आपने सुना होगा, तो ये आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? ये मिलेगा उत्तराखंड में। खज्जियार की बात कर लेंगे तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में। और पहलगांव आपको पता है कि जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्र है। यहाँ व्याख्या भी देख सकते हो कि चारागाह, बन्नी चारागाह गुजरात में, बग्याल चारागाह उत्तराखंड, खज्जियार हिमाचल प्रदेश, पहलगांव जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से सबसे पुरानी कौन सी है, तो ये हो जाएगी आपकी अरावली। देखो सतपुड़ा भी मानी जाती है पुरानी पर्वत श्रेणी, लेकिन अरावली सबसे पहले है, और अरावली आपकी प्री कैम्ब्रियन युग में है। प्री कैम्ब्रियन युग की बात अगर मैं करूं तो इसका मतलब हो गया कि इसमें आपको क्या नहीं मिलेगा? जीवाश्म के घटक नहीं मिलेंगे। जीवाश्म उसमें थे ही नहीं, कोई जीव का अस्तित्व ही नहीं था। ठीक, हिमालय आपका नवीन मोड़दार पर्वत हो गया। नीलगिरी आपको पठारी प्रायद्वीपीय पठार पे देखने को मिलती है, लेकिन यह भी अरावली से नवीन है। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर तक की लंबी फैली हुई है, और इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। यह भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, और इसकी सर्वोच्च चोटी है आपकी गुरु शिखर जो कि 1722 मीटर की है, और यहीं पे माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी बना हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ होगा, जैसे जबलपुर आपका हो जाएगा एमपी का, उज्जैन हो गया, वाराणसी हो गया, अहमदाबाद। तो अब इनकी अगर आपको अक्षांशीय विस्तार पता होगा तब तो ठीक है, और नहीं तो ऐसे कौन कौन से शहर आप रटोगे, तो ऐसे प्रश्नों को हमें इग्नोर कर देना चाहिए। एक लॉजिक लगा सकते हो बस कि भाई कर्क रेखा जिन क्षेत्रों से जा रही है क्या पता वहां पे मिले ना मिले, ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे वाराणसी को ही अगर आप देख लो, यूपी से तो कर्क रेखा जाती ही नहीं है, तो वाराणसी तो वैसे भी कट जाएगा, लेकिन गुजरात और एमपी से जाती है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सही कालक्रम की बात करेंगे, जैसे पटपरा जमाव, बघोर जमाव, खतौनी जमाव और सिहावल जमाव, तो ये हो जाएगा आपका, देखो सिहावल जमाव आपका निम्न पुरा पाषाण काल का है, पटपरा आपका जमाव जो है कि मध्य पुरा पाषाण काल का, बघोर जमाव उत्तर पुरा पाषाण काल का, और खतौनी जमाव लघु पाषाण काल का है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल निकलता है, तो दोस्तों तिल में निकलता है। तिल में लगभग 52% तेल निकलता है। देखो मूंगफली में निकलता है लगभग 48%, सोयाबीन में निकलता है लगभग 40%, और सूरजमुखी में निकलता है लगभग 42%, और तिल में निकलता है लगभग 52%। अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो अगर आप लगभग मान के चलो कि 100 किलो आप तिल लेकर जाते हो अपनी चक्की पे तेल निकलवाने, तो लगभग मान के चलो कि 52 लीटर 50 लीटर के आसपास तेल निकल आएगा, मतलब ये उसके प्रतिशत होते हैं। नेक्स्ट है आपका पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित भैया? तिलहन क्रांति से हो गई, ठीक है। मछली उत्पादन से मत्स्य पालन हो गया, कृषि उत्पादन से हरित क्रांति हो गया। यहां देख सकते हो पीली क्रांति का संबंध किससे? तिलहन उत्पादन से हो गया। अन्य प्रमुख क्रांतियों में उनके उत्पादन इस प्रकार, जैसे काली कृष्णा क्रांति पेट्रोलियम क्रांति से हो गई, और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन, और ग्रे या धूसर क्रांति उर्वरक और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य, लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है जो लवण से प्रभावित होगा? तो गुजरात होगा। क्यों होगा? क्योंकि गुजरात के पास जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, कच्छ की वनस्पति, कच्छ वाला जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या होता है, इवेपोरेशन जब ज्यादा होता है सूर्य के द्वारा, तो पानी जब उड़ जाता है तो नीचे बचता है नमक, और वो नमक एक तरीके से लवण के रूप में होता है। सेकंड नंबर पे आपका हरियाणा आएगा, फिर उत्तर प्रदेश का स्थान आएगा। हालांकि भारत में क्षारीय मृदा के क्रम में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश राज्य आता है, जहां पे क्षारीय मृदा सबसे अधिक मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन है? कर्नाटक है। तो ये आज भी है, क्योंकि देखिए शहतूत रेशम में लगभग 74 या 70% के आसपास उत्पादन अकेले कर्नाटक करता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपका टसर रेशम की, तो वहां पे झारखंड आता है, ठीक है। अगर आप ईरी और मूंगा की बात करोगे तो असम आ जाएगा उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे जरा एक चीज और याद रख लो,
हालांकि 2021-22 का आंकड़ा, लेकिन मैंने जो आपको बताया सहतूत को मलबरी रेशम भी कहा जाता है, तो कर्नाटक इसका सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि पदार्थों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है, तो कृषि के पदार्थ के लिए देखो नेफेड भी होती है, और ये भी आपकी हो जाएगी, एसटीसी भी हो जाएगी, और साथ ही साथ एमएमटीसी भी हो जाएगी। लेकिन इफको की बात करेंगे तो इफको दोस्तों रासायनिक उर्वरक के उत्पादन, निर्यात और आयात करने वाली संस्था है। ये केमिकल बनाती है, फर्टिलाइजर बनाती है, कृषि पदार्थों में नहीं आता है, भोजन में नहीं आता ये। नेक्स्ट अगर हम देखें निम्नलिखित में से कौन सी समूह रेशे वाली फसलों से संबंधित है, तो कपास भी रेशा वाली है, जूट भी रेशे की है, सनई भी रेशे की है। जबकि मसूर देखोगे तो दलहनी फसल में आ गई, गेहूं देखोगे तो खाद्यान्न फसलों में आ गई, चना देखोगे तो ये भी किस में आ गई, दलहनी फसलों में आ गई। तो इस तरीके से कपास, जूट, सनई ये सभी रेशेदार फसलों में आता है। अब यहां पे अगर आप देखोगे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब जैसे इसकी अगर मैं व्याख्या की बात करूं तो मैं व्याख्या क्यों नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि ये आपके पुराना डाटा है, और मैंने आज ही एक वीडियो बनाई थी कि हम परीक्षा वाणी की एक आर्थिकी जो बुक आती है हम उसे पढ़ेंगे। ठीक है, आज ही मैंने एक बुक भी वीडियो बनाई थी, एक छोटी सी अपडेट, जिसकी क्लास कल से शुरू हो जाएगी, जिसमें आपको सारे एग्रीकल्चर, सारे लाइव स्टॉक, सारे जो है कि मिनरल, सभी कुछ डाटा अपडेटेड मिलेगा, तो इसलिए हम इसे नहीं पढ़ रहे हैं। अब यहां पर क्या होगा, नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसे धान में जो है कि उकठा रोग नहीं लगता है। उकठा रोग जो सामान्यतः लगता है दोस्तों किस में लगता है, दलहनी फसलों में लगता है, और धान आपकी खाद्यान्न तो है लेकिन दलहनी नहीं है। धान में जो रोग लगता है उसे हम सामान्यतः जानते हैं खैरा, सबसे इंपॉर्टेंट रोग है ये खैरा। सरसों में सफेद गेरुई लग जाता है, बाजरा में कंडुआ लगता है, मूंगफली में टिक्का रोग लगता है। तो ये सभी रोग होते हैं, लेकिन धान में खैरा रोग लगता है, जबकि उकठा आपके चना वगैरह में हो गया, दलहनी फसलों में लगता है। जैसे यहाँ पे देखोगे उकठा रोग जो होता है या उकठा विल्ट है, ये पौधों की पत्तियों से संबंधित है, और यह फुप्सेरियम ऑक्सीपोरम नामक कवक से फैलता है, और इस रोग के कारण पत्तियां सूखने लगती है। उकठा रोग मुख्यतः दलहनी और तिलहनी, चलो दलहनी मैं केवल बता रहा था, आप तिलहनी भी याद रख लेना, जैसे अरहर, गन्ना, चना आदि फसलों को प्रभावित करता है, और इस रोग का संबंध धान से नहीं है, बाकी सभी सुमेलित थे आपके। अब यहां पर आगे देखते हैं निम्नलिखित रासायनिक उर्वरकों में से कौन 20 डिग्री सेल्सियस पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील होता है, तो 20 डिग्री सेल्सियस पर जल में सबसे अधिक घुलनशील होता है आपका यूरिया। क्या होता है, यूरिया। अब यहाँ पे कुछ हम देख लेते हैं जनजातियों को और उनके निवास स्थान, जैसे गद्दीस भी लिखते हैं और गद्दी भी कह देते हैं इनको, तो गद्दी या गद्दीस हिमाचल प्रदेश में हो गई। टोडा की बात करेंगे तो तमिलनाडु में हो गई। खासी की बात करेंगे तो मेघालय में हो गई। नागा की बात करेंगे तो मणिपुर में हो गई। नागा कहाँ पे हो गई, मणिपुर हो गई। तो ये पूरा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है, तो कोल बांध परियोजना आपके सतलज नदी पर स्थित है। कोल बांध का निर्माण सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किया गया है, और इस बांध की ऊंचाई फाउंडेशन सहित 167 मीटर है। इस बांध द्वारा निर्मित जलाशय के जल का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। इसका निर्माण एनटीपीसी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है आपका भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत यानी कि सिल्क यार्न उत्पादित करता है, तो यहां पर देखोगे कि वर्ष 2022 में भी भारत में कर्नाटक अधिकतम सिल्क सूत का उत्पादन करता है, यानी कि सिल्क का, रेशम का। नेक्स्ट है आपका कोयला और राज्य के बारे में। देखो जितने भी इसमें प्रश्न आ रहे हैं आपके डाटा से संबंधित, तो उसके लिए निश्चिंत रहो, अगले 2 से 3 दिन में आपको 2-3 वीडियो में लगातार प्रोवाइड करा दूंगा। अर्ली मॉर्निंग में जो है कि 9 बजे के आसपास, जो आपकी आर्थिकी की रहेगी, जिसमें हम मिनरल्स की बात कर लेंगे, एग्रीकल्चर डाटा की बात कर लेंगे, पटसन वगैरह, जूट वूट, नारियल, कपास वगैरह सबकी बात हो जाएगी। तो वहां से ये आपका अपडेट हो जाएगा, और मैं उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, उसकी डिटेल में अलग से बता दूंगा। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं कोयला क्षेत्र और राज्य की। जैसे राजमहल जो कोयला क्षेत्र है ये आपके पश्चिम बंगाल में संबंधित है। सुहागपुर की बात करेंगे, सॉरी राजमहल इसमें थोड़े आएगा दोस्तों, राजमहल तो झारखंड में आता है। राजमहल कहाँ आएगा, झारखंड। सुहागपुर एमपी में आता है। विश्रामपुर की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में, और रानीगंज आता है आपका पश्चिम बंगाल में। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 2015-16 में भारत के बृहत्तम चीनी उत्पादन करने वाले राज्यों के सही अवरोही क्रम, तो 2015-16 के हमें प्रश्न को करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ये तो उस समय का दिया है। हालांकि यहाँ पे 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार दिया कि चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष है, और वर्तमान में भी चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश ही पहले नंबर पे आएगा। तो अगर आज के हिसाब से देखें ना, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आएंगे, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। फिर नेक्स्ट देखते हैं पी सेन गुप्ता और डी जी सदायुस्क 1968 ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा है, तो 60 लघु कृषि प्रदेशों में बांट दिया इन्होंने। अब चलते हैं यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी की जरा बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे
नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे महासागर और सबसे गहरे स्थान, तो यहाँ पे प्रशांत महासागर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको भी पता है मेरियाना ट्रेंच सबसे गहरा पाया था। अटलांटिक महासागर में आपको देखने को मिलेगा प्यूर्टो रिको ट्रेंच यानी प्यूर्टो रिको देखने को मिलता है। हिंद महासागर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जावा ट्रेंच, क्योंकि हिंद महासागर में आता है। और आर्कटिक महासागर में क्या आएगा, यूरेशियन बेसिन आ जाएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देखो महासागर में कौन सा, प्रशांत में मेरियाना ट्रेंच, अटलांटिक महासागर में प्यूर्टो रिको, आर्कटिक महासागर में यूरेशियन बेसिन और हिंद महासागर में जावा ट्रेंच है। नेक्स्ट है 62 नंबर पे खनिज और देश। तो देखो इनके भी आंकड़े अब बदल चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ आंकड़े ऐसे दिख रहे हैं मुझे जो बिल्कुल सेम टू सेम अभी भी है। तो यहाँ देखो कि हम डायरेक्ट इसकी बात कर लेते हैं। चांदी की बात करेंगे दोस्तों, तो चांदी आपका आज भी उत्पादित सबसे अधिक मैक्सिको करता है। अभ्रक में तो भारत ही सबसे अधिक एक सर्वे सर्वा मान लो। लौह अयस्क, अब देखो लौह अयस्क की बात करें तो यहाँ पे रूसी संघ जरूर लिखा हुआ है, लेकिन अब अगर वर्तमान की मैं बात करूं तो अब ऑस्ट्रेलिया हो गया है। क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया। ये भी मैं अलग से आपको कराऊंगा ना, तो उसमें कर लेना। तांबे की बात करें तो नो डाउट तांबे में तो भाई चिली है सबसे अधिक। निम्नलिखित झीलों में से कौन पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो आपको पता है, तो मैंने नॉर्थ अमेरिका में जो 5 ग्रेट लेक्स पढ़ाई थी, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ओंटारियो, ईरी, ये सब पढ़ाया था। तो उसमें एकमात्र मिशिगन झील ऐसी है जो केवल पूरी तरीके से यूएसए में, जिसके तटीय क्षेत्रों में शिकागो और गैरी सबसे इंपॉर्टेंट देश हैं, शिकागो और गैरी, ठीक है। बाकी सभी जो झीलें हैं, सुपीरियर हो गई, ओंटारियो हो गई, ईरी हो गई या फिर ह्यूरॉन हो गई, तो ये चारों झीलें यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की महान झीलों, मिशिगन जो है पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। बाकी मिशिगन शहर के किनारे संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रसिद्ध शहर शिकागो भी है और गैरी भी है, दोनों आते हैं। निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप के तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया था। तो इसको हम कहते हैं सिस्मोग्राफ। ध्यान से समझ लो, सिस्मोग्राफ होता है, पढ़ते हैं इसको। सिस्मोग्राफ भूकंप का पता लगाने व उसे रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। सिस्मोमीटर की बात करेंगे तो सिस्मोग्राफ का एक आंतरिक भाग होता है जो लोलक यानी पेंडुलम या फिर स्प्रिंग पर चढ़ा हुआ भार हो सकता है। हालांकि सामान्यतः इसे सिस्मोग्राफ के समानार्थी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राम की बात करें तो सिस्मोग्राफ के उपकरण के विशिष्ट स्थान पर भूकंप की रिकॉर्डिंग करता है। तो कुल मिला के आपको जो याद रखना है वो हमेशा सिस्मोग्राफ याद करना है, क्योंकि प्रीलिम्स में इतना ही पूछेगा, बहुत डिटेल में जाके नहीं पूछेगा इसका। फिर यहां पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम है। अवरोही का मतलब हो गया सबसे अधिक, फिर उससे कम, फिर उससे कम। और मैं हकीकत बता दूं तो आप ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, बहुत बार अवॉइड कर देते हैं और यूपीएससी बाउंस डाल देता है आपके सामने बाउंसर के तौर पे कि जरा यही बता दूं, और बहुत आसान प्रश्न होता है ये, ठीक है। लेकिन आप लोग पे गच्चा खा जाते हैं और एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो जरा याद रख लेना कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्षेत्रफल आपके एशिया का हो गया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका और फिर यूरोप आ जाएगा। निम्नलिखित देशों में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। देखो गैबन भी आता है, भूमध्य रेखा पर आता है, गिनी बिसाऊ भी है, गिनी भी है, लेकिन दोस्तों गुयाना नहीं है मेरे भाई। गुयाना वेनेजुएला से बाउंड्री शेयर करता है और ये साउथ अमेरिका में है। कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है, ठीक। तो ये आपका सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन 2016-17 में विश्व में चाय का बृहत्तम निर्यातक मूल्य डॉलर के रूप में था। तो ये चीन दिखा रहा है, ठीक है, चीन दिखा रहा है। लेकिन यहाँ देख लेते हैं, यहाँ भी रिपोर्ट अभी पुरानी है, यहाँ पे भी रिपोर्ट पुरानी है। मैं आपको नई वाली रिपोर्ट से पढ़ा दूंगा। जैसे यहाँ 2021 का डाटा दिया हुआ है कि चाय का सबसे बड़ा निर्यातक मूल्य के आधार पे चीन होता है, और जबकि मात्रा के आधार पे सबसे बड़ा निर्यातक देश केन्या है। मात्रा मतलब क्वांटिटी, भले उसको प्राइस कम मिल रहा हो, लेकिन चाइना वाली चाय का प्राइस ज्यादा होगा। चलिए एनवायरमेंट भी इसी में आता है, इसको भी कवर कर लेते हैं। 2015 में निम्नलिखित राज्यों में से किसके भौगोलिक क्षेत्रफल का सबसे अधिक प्रतिशतांश वनों के अंतर्गत था। अब 2015 को छोड़ो, आप सीधे सीधे क्या पढ़ोगे, 2021 के अनुसार पढ़ो। ये रहा 2021 के अनुसार। अगर यहाँ पे देखोगे तो मिजोरम में जो है कि सबसे अधिक प्रतिशत के रूप में वन क्षेत्र आते हैं 84.53, फिर अरुणाचल प्रदेश 79.33, नागालैंड में 73.90, मेघालय में आपको 76% देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, पर्यावरण के परिरक्षण और संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार के द्वारा कब पारित किया गया। तो 1986 में, और इसको छाता विधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, छाता विधान भी कहते हैं, मैंने ये भी पढ़ा था आपको। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल में स्थायी गैस है। देखिए नाइट्रोजन स्थायी गैस होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, इसकी मात्रा घटती है बढ़ती है। ओजोन की भी मात्रा क्या होती है, घटती बढ़ती है, और नियॉन की भी। लेकिन नाइट्रोजन आपकी ऑलवेज जो है कि 78% के आसपास स्थायी रहती है और ये किसी से क्रिया नहीं करती है।
वायुमंडल में स्थायी गैस उन गैसों को कहते हैं जिनका प्रतिशत दिन प्रतिदिन नहीं बदलता है। इन गैसों में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन को रखा था। ऑक्सीजन का भी प्रतिशत नहीं बदलता जल्दी। वायुमंडल में 3 गैसों को छोड़कर बाकी सभी गैसों की प्रतिशतांक अत्यंत न्यून है और कुछ गैसों की प्रतिशतता परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है, इसलिए इन सभी को अस्थायी गैसों की श्रेणी में रखा जाता है। तो 3 गैसें ऐसी हैं जो परमानेंट रहती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन। ग्रीन वॉश इंगित करता है, किसको करता है? पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। जैसे कई बार जो कंपनियां होती हैं ये अपनी ग्रीन वॉशिंग कर रही हैं। कहने का मतलब क्या हो गया? ये अपने प्रोडक्ट को दिखाते हैं कि इको फ्रेंडली है, जबकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट की जो प्रोसेस होती है उसमें कई बार ऐसा होता है कि इको फ्रेंडली ना होकर पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो केवल आपको दिखा रहे हैं कि हम पूरी तरीके से आयुर्वेदिक से आधारित हैं, हम पूरी तरीके से पर्यावरण का संरक्षण करते हुए बना रहे हैं इस प्रोडक्ट को, तो ऐसा नहीं है। और जब ऐसा नहीं होता तो इसी को कहा जाता है ग्रीन वॉशिंग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ग्रीन वॉश उस शब्द को संदर्भित करता है जहां एक संगठन अपने पर्यावरणीय प्रथाओं या किसी उत्पाद या सेवा के पर्यावरणीय लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। और ये शब्द डायरेक्ट आपके यूपीपीसीएस में पूछा जा सकता है 2024 के एग्जाम में या फिर आपके आरओ परीक्षा में। निम्नलिखित संस्थानों में से किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली ENVIS का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। पढ़ते हैं यहाँ पे, पर्यावरण सूचना प्रणाली ENVIS का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र मीडिया पर्यावरण शिक्षा सतत विकास जनसंख्या विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय संस्थान IIPS मुंबई देवनार में स्थित है। जर्मन वॉच के द्वारा 2017 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर नवंबर 2022 की रिपोर्ट दी गई है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से आज बता दिया था कि जो आर्थिकी में लेकर आऊंगा उस आर्थिकी में मैं आपको ये सारी चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसमें विश्व के स्तर पे जो रिपोर्ट्स आती हैं और नेशनल स्तर पे जो रिपोर्ट्स आती हैं वो सारी चीजें हम लोग वहां पे कवर कर लेंगे। तो हमारा जो ये मेंस का पेपर करने का उद्देश्य क्या है कि जीएस के पेपर को ठीक किया जाए, न कि करंट अफेयर्स के डाटा, रिपोर्ट, मिनरल, इनको मैं अलग से आपको पढ़ा ही रहा हूं, तो उसमें आप लोग देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी के बारे में बात करेंगे। कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो नीरी आपके 1958 में नागपुर में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी की स्थापना 1958 में नागपुर में की गई। वर्तमान में इसके निदेशक डॉक्टर अतुल नारायण वैद्य जी नहीं है, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन स्थापना इसकी याद रखना नीरी। कई बार होता है मिलान करने के लिए आता है ना कि नीरी संस्थान कहाँ स्थापित है या राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये हो गया आपका 74 क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए यहाँ पर अगर मैं पूरे 150 क्वेश्चन कराऊंगा तो लगभग ये वीडियो जाएगी 2 घंटे की। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हम टेस्ट पेपर करते हैं ना वहां पे व्याख्या मैं अपने हिसाब से आपको बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे व्याख्या स्किप कर दूंगा तो आप लोगों के मन में ये डाउट आएगा कि सर आपने व्याख्या नहीं पढ़ाई, हो सकता है उसमें कोई क्वेश्चन छूट जाता या कोई नया क्वेश्चन ना आ जाए, या तो व्याख्या ना होती। तो हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है कि चलो सर डायरेक्ट आप पढ़ाते चले जाओ, लेकिन अगर व्याख्या दी है तो ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है कि जो चीज भी हमारे सामने होती है हम सोचते हैं उसे ना छोड़े, हो सकता है वहां से प्रश्न आ जाए, जो कि एक गलत टेंडेंसी होती है। इसीलिए अगर मैं इसको पढ़ाऊंगा अभी आगे 150 क्वेश्चन तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, 2 घंटे का हो जाएगा, और फिर आपको बोरियत आने लगेगी। जो मेन चीज आपको रिवाइज करनी थी अभी तक, जिसको आपने अभी अपने दिमाग में बैठाया होगा लगातार कि हाँ क्वेश्चन नंबर 1 से 74 तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने याद रख लिए, वो फिर आप क्या होगा मिस आउट होने लगेगा। तो थोड़ा उसको ब्रेक देना जरूरी है। तो कल हम लोग सेकंड क्लास में इसके जो बचे हुए 75 क्वेश्चन, जिसमें जनसंख्या नगरीकरण भी है, पॉलिटी भी है, इसको और बेहतर तरीके से तैयार करेंगे। तो उम्मीद करता हूं इस तरीके से मेंस की जो पेपर मैंने सॉल्व करा रहा हूं ये अच्छे लग रहे होंगे। तो वीडियो लाइक कर देना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना और प्लेलिस्ट में जाके अपने खजाने को ढूंढिए। बहुत कुछ आप लोगों के लिए प्रीलिम्स के लिए है, मेंस के लिए भी है, आरओ और यूपीपीसीएस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।